दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडाबल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स हिंदी का 12th क्लास का हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो मलेज के द्वारा लिखा गया है, उसी का प्रश्न और उत्तर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर जिसको कहते हैं, वही प्रश्न और उत्तर लेकर आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। तो वीडियो पूरा देखिएगा, ओके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो मलयज के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक अपने किस डर की बात करता है? इस डर की खासियत क्या है? अपने शब्दों में लिखे। तो मैंने अपने समरी वाले वीडियो में बताया था कि लेखक जो है बीमारी से डरते हैं, ठीक है ना। किसी को भी कोई घातक बीमारी हो जाए, भयानक बीमारी हो जाए, तो उससे लेखक को डर लगने लगता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। लेखक को यह अनुभव होता है कि पिछले कई सालों से उसे एक डर घर किया हुआ है। और जो लेखक है उनको ऐसा अनुभव होता है कि कोई एक डर है जो उनके भीतर घर बनाकर बैठा हुआ है, ओके। फिर आगे है, वह घर में किसी के बीमार होने से डरता था कि यदि उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वह कैसे अस्पताल में इलाज प्रबंध करेगा। और डॉक्टर के यहाँ जाने में भी उनको डर लगता था। कहते थे कि अगर घर में किसी को भयानक बीमारी या गंभीर बीमारी हो जाए तो वो अस्पताल में कैसे उनका इलाज करवाएंगे, ठीक, इस कारण से भी डरते थे। फिर आगे, किसी के बाहर जाने और सही समय पर नहीं लौटने पर मन में डर बन जाता था। वह महसूस करता था कि उसका मन इतना कमज़ोर हो चुका है कि छोटी छोटी घटनाओं को भी एक बड़े संकट का रूप दे देता है। और लेखक के घर से अगर कोई बाहर जाता था और सही टाइम पर घर में वापस नहीं आता था तो लेखक डरने लगते थे कि कहीं ना उसका एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए। तो ये सब कारण से भी वो डरते थे और छोटी छोटी बातों को भी बड़ा संकट बनाकर सोचते रहते थे और डरते रहते थे, ओके। तो ये था आंसर। चलिए दूसरा आंसर देखते हैं। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? तो चलिए आंसर देखते हैं। लिखने मात्र के लिए एक तटस्थता होनी चाहिए। चूंकि डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है, अतः डायरी का लिखा जाना मुश्किल है। कहने का तात्पर्य है कि जो डायरी होती है उसमें शब्दों और अर्थों में जो तटस्थता था वो कम रहता है। तो डायरी लिखना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि डायरी ऐसा लिखिए कि दूसरों को भी समझ में आए कि कौन बात किस बात के बाद आप क्या किए। अगर कभी आपको उस डायरी का कुछ अंश उठाकर किसी को बताना हो या किसी को दिखाना हो तो ऐसा लिखिए कि उसको समझ में आ जाए। तो डायरी लिखना कोई आम बात नहीं, आसान नहीं है, मुश्किल होता है, लेकिन डायरी लिखना अच्छी बात है। चलिए आगे जानते हैं डायरी क्या है, डायरी क्यों लिखनी चाहिए। चलिए ये बात आ ही गया कि डायरी क्या है, डायरी क्यों लिखना चाहिए। तो डायरी एक स्वतंत्र साहित्य विद्या है। इसमें लेखक किसी साहित्य के बजाय अपने विचारों, अनुभव, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को तारीखवार रूप से लिखता है। लेखक जो अपना डायरी लिखते हैं तो वो एक स्वतंत्र साहित्य विद्या है, यानी डायरी लेखन में कोई टॉपिक बनाकर नहीं लिख, जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस सब का, तो उसमें टॉपिक बनाकर लिखते, तो वैसा कुछ नहीं है। वो स्वतंत्र है, जैसा आपकी इच्छा, जैसे आपको लिखने की इच्छा है वैसे आप लिख सकते हैं। डायरी कई कलर के कलमों से भी लिखा जाता है। और डायरी में कोई भी साहित्य बात नहीं लिखा जाता है, कोई भी पढ़ाई योग्य बात नहीं लिखा जाता है, यानी
पढ़ाई से कोई भी उसका अनुभव नहीं रहता है। उसमें सिर्फ अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, या दिन भर आप क्या किए उस बात को, या अपनी गलतियों को लिखा जाता है तारीख पर। यानी तारीख डालना जरूरी है कि हाँ इस तारीख को मैंने ये किया, बाद में आप पता कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे है। मलयज का यह मानना है कि डायरी जो कि प्राय रोज नामचा की विवरणिका ही हुआ करती है, दरअसल एक रचनात्मक इकाई का रूप लेती है। और लेखक कहते हैं कि जो डायरी है, मलयज की डायरी, वो डायरी एक उनकी रचनात्मक इकाई का रूप ले लेती है। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो उनकी डायरी का ही लिखा गया है। अगर वो डायरी नहीं लिखते तो आज हम लोग ये नहीं पढ़ पाते। तो उनकी जो रचना का क्रियात्मक इकाई जो है वो उनकी डायरी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। डायरी में दर्ज दस्तावेज, सूचनाओं, व्यक्तिगत या सामाजिक अनुभवों को रचना के कच्चे माल के रूप में देखा जा सकता है। यह डायरी रचनाकार के अस्थायी महत्व की संदेशनापूर्ण रचनात्मक के लिए आधार सामग्री का कार्य करती है। और जो लेखक कहते हैं, लेखक जो डायरी लिखे थे, तो उस डायरी में लेखक बोल रहे हैं कि वो जो डायरी लिखते थे वो उनका कच्चा माल था, ठीक है ना, दस्तावेज था। और उसी से उनका ये चैप्टर बना है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो डायरी लिखिएगा तो डायरी एक कच्चे माल की तरह आपके जीवन में प्रयोग करेगा। कभी आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं अपने किसी रचना के रूप में। ठीक, तो डायरी में रचना के रूप में, डायरी में लिखा गया बात को रचना के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, रचनात्मक आधार सामग्री का कार्य करती है डायरी, यानी डायरी से उठाकर आप कोई भी रचना लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए चौथा प्रश्न जानते हैं। चौथा प्रश्न क्या है। डायरी की इन अंशों में मलयज की गहरी संवेदना घुली हुई है। कह रहे हैं कि डायरी के जो अंश हम लोग पढ़ रहे हैं, डायरी का जो अंश पढ़ रहे हैं, उसमें मलयज का गहरी संवेदना घुली हुई है। तो चलिए देखते हैं कि कैसी संवेदना घुली हुई है। तो उत्तर में है, मलयज डायरी लेखक को अपने क्रम का साक्ष्य और संघर्ष का प्रवक्ता मानते हैं। अपने दैनिक जीवन में जो कुछ महसूस करते हैं उसे संवेदनाशील के साथ लिखते हैं। जो लेखक है वो अपनी डायरी में अपने अनुभवों को, अपने कर्मों को, अपने साक्षी को, अपने संघर्षों को लिखते हैं। और जो भी वो महसूस करते हैं, फील करते हैं, जो भी बात, कोई भी भावना होती है उनके मन में, तो सबको वो डायरी में लिखते हैं। ओके, चलिए आगे है। वे रानीखेत में मिलिट्री के जवानों के द्वारा काटे जा रहे पेड़ों को देखकर संवेदित हो उठते हैं। दिल्ली की 8 साल की बच्ची को देखकर द्रवित हो उठते हैं। अपने अन्यास के भय को साफ देखते हैं। और इस डायरी में जो लेखक ने लिखा था डायरी, उस डायरी में वे रानीखेत में मिलिट्री के जवान जब लकड़ी काटते हैं, पेड़ काटते हैं, तो उस बात को भी उन्होंने लिखा है। और उसको देखकर लेखक संवेदित भी हो गए। और फिर दिल्ली में 8 साल की बच्ची को फल बेचते हुए देखकर भी वो द्रवित हो गए। और जो उनके मन में बीमारियों के प्रति डर था, वो उस डर को भी उन्होंने साफ साफ लिखा है। ओके, तो चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ रचता भी है, व्याख्या करें। जो लेखक थे मलय जी, उनका कहना है कि आदमी जैसे जीता है, जरूरी नहीं कि वैसा ही रचे, उससे अच्छा भी रह सकता है। कुछ आदमी होते हैं जिंदगी जीते हैं और चले जाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं कि अपना इतिहास रच जाते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ रचता भी है, व्याख्या करे। तो चलिए इस बात की व्याख्या करते हैं।
मलयज का मानना है कि हम जिस संसार में रहते हैं उसमें हम अपने संबंधों की सापेक्षता के बीच अपने कार्य करते हैं। हमारा जीवन जीवन अनुभव को जोड़ दीजिएगा तो जीवनानुभव भाव हो जाएगा। ओके, और उसके प्रति हमारा व्यवहार एक नया यथार्थ बनता है जो दूसरों को प्रभावित करता है। लेखक कहते हैं कि जो संसार है, इस पूरे संसार में हम अपने संबंधों की सापेक्षता के बीच कार्य करते हैं। अपने कोई भी संबंधों के बीच अपना कार्य करते हैं। हमारा जीवन अनुभव, उसके प्रति हमारा व्यवहार एक नया यथार्थ बनाता है जो दूसरों को प्रभावित करता है। और अगर कोई हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं, किसी को आदर सम्मान देते हैं, तो उस सामने वाले व्यक्ति को मेरे प्रति अच्छा फील होगा। लेकिन अगर वही उसके सामने हम खराब व्यवहार करते उसके साथ, तो उसको खराब फील होगा। तो वही बात है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह दूसरे का अनुभव और यथार्थ हमें प्रभावित करता है, और उसी तरह किसी दूसरे का बिहेवियर हमको प्रभावित करता है, हम लोग पर इफ़ेक्ट होता है हम पर। अगर कोई दूसरा कोई काम करता है तो हम उससे प्रभावित हो जाएंगे। अतः यथार्थ को भोगना या जीना कहा जाता है। और ये जो जीवन है इसको जीना या भोगना होता है ना, कि कोई मतलब अपना जीवन में उन्नति नहीं करना चाह रहा है, जो चल रहा है उसको इसी चलने दे रहा है, कष्ट झेल रहा है, तो वही उस जीना को क्या कहेंगे, उस जिंदगी को कि भोगना। और अपने आप को कुछ लायक बना देना, उसको कहेंगे जिंदगी जीना। ओके, चलिए 6 प्रश्न देखते हैं। रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या अंतर है? तो चलिए देखते हैं कि क्या अंतर है दोनों में। उत्तर, रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग होता है। भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। हर व्यक्ति अपना अपना यथार्थ रचना चाहता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को देता है। लेखक कहते हैं कि रचा हुआ यथार्थ और भोगा हुआ यथार्थ में बहुत ही अंतर है। जो भोगा हुआ यथार्थ होता है वो किसी दूसरा का दिया हुआ यथार्थ होता है, और मतलब किसी दूसरा का दिया हुआ जिंदगी होता है। ओके, भोगा हुआ यानी कोई दूसरा तुम पर दान कर रहा है, उसके दान पर तुम जी रहे हो बेबस की तरह, तो जिंदगी भोग रहे हो ना। लेकिन हर व्यक्ति अपना अपना जिंदगी में कुछ अच्छा रचना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, ठीक है ना, दूसरे को अपने तरफ प्रभावित करना चाहता है। ओके, फिर आगे है, जो दूसरे को दिया हुआ यथार्थ एक सामूहिक नाम है, इसलिए यथार्थ की रचना एक नैतिक कर्म है, क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की भी सृष्टि करता है। और लेखक कहते हैं कि जो दूसरों का दिया हुआ जिंदगी होता है वो एक सामूहिक होता है, उसको सामूहिक नाम दिया जाता है। और अपने लिए जो अच्छा यथार्थ जीना है, जिंदगी जीना है, तो उसमें आपको कुछ अपने तरह से कुछ नैतिक कर्म करके कुछ रचना होगा, तभी आपकी सृष्टि अच्छी हो पाएगी, आपकी दुनिया अच्छी हो पाएगी। ओके, फिर आगे देखते हैं। आगे है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है? लेखक कहते हैं कि सुरक्षा कहाँ है, ठीक है, और वह डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सुरक्षा जीवन के संघर्षों के पलायन में नहीं बल्कि उनका सामना करने में है। डायरी के संबंध में लेखक कहता है कि वहाँ भी सुरक्षा नहीं है बल्कि एक तरफ पलायन ही है। सुरक्षा सूरज की रोशनी में है, अंधेरे में नहीं। और लेखक कहते हैं कि अगर आपको जीवन जीना है, जिंदगी जीना है, ठीक है ना, और सुरक्षा के साथ, तो आपको संघर्ष करना होगा, ठीक, कायरों की तरह छुपना नहीं होगा, पलायन नहीं करना होगा, ठीक, अपने प्रॉब्लमों का संघर्ष करना होगा।
तभी आप अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। और डायरी के मामले में भी लेखक कहते हैं कि सुरक्षा डायरी में भी नहीं है, डायरी एक रूप का पलायन है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे रियल ज़िंदगी में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं, ठीक है ना। तो सूरज की रोशनी में सुरक्षा मिलती है, न कि अंधेरा में। और डायरी तो एक अंधेरी रूप है, ठीक है, अंधेरा है, तो वहाँ तो कुछ सुरक्षा हो ही नहीं सकता। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है एक एक पल के धुकधुकी के साथ। और अंधेरे में क्या किया जा सकता है, सिर्फ छिपा जा सकता है एक एक पल के धुकधुकी के साथ। सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, लड़ने में, पसीने और खटने में ही है, बचाने में नहीं, अपने को कोसनी में नहीं। यानी कह रहे हैं कि अंधेरा तो सिर्फ छिपने के लिए होता है, और आप लोग को अगर सुरक्षित जीवन जीना है तो आपको चुनौतियों को झेलना पड़ेगा। उस चुनौतियों से, अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, खटना पड़ेगा, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। अगर आप सोचिएगा कि आप बच जाए तो वो आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और अपने आप को कोसते रहिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है, डायरी के इन अंशों से लेखक के जिस मूड का अनुभव आपको होता है उसका परिचय अपने शब्दों में दे। लेखक जो डायरी में लिखते हैं और डायरी में लिखते समय उनका मूड कैसा होता है, इस बात का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। डायरी के इन अंशों को पढ़कर यह अनुभव होता है कि मलयज के लिए साहित्य सृजन महज शब्दों में व्यापार नहीं है। साहित्य लिखने और साहित्यकार बनने के लिए लेखक से परे जीवन में भी सजगता, स्वाधीनता और सावधानी का होना जरूरी है। और लेखक कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी जीना है, ठीक है ना, और अपने जो डायरी में लिखे थे और डायरी का जो अंश हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें वो लिखते हैं कि आपको लिखना ही है तो सृजन शब्दों में व्यापार न करे, ठीक है ना, महाजन की तरह, ठीक, महाजन की तरह व्यापार न करे। और हमारे जीवन जीने के लिए सजगता, स्वाधीनता और सावधानी होना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। लेखक की निजी जीवन में तकलीफ, बेचैनी तथा बाहरी संसार, विभिन्न मनोरम प्राकृतिक दृश्य, आर्थिक सामाजिक असमानता, स्वाध्याय, विभिन्न व्यक्तियों का संसर्ग आदि बहुत कुछ मिलकर उनकी रचना को निर्धारित करती है। और लेखक का जो निजी जीवन है, निजी जीवन में उनको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। आप मेरा समरी वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने लेखक की मूल समस्याओं को बताया है लेखक परिचय में, तो वहाँ से आपको बहुत ही आसानी मिलेगी लेखक के बारे में जानने के लिए। तो लेखक अपनी ज़िंदगी भर दवा खाकर जिया करते थे, अस्वस्थ रहते थे, जिस कारण तो उनको हमेशा तकलीफ, बेचैनी रहती थी। बाहरी संसार का विभिन्न मनोरम प्राकृतिक दृश्य, आर्थिक सामाजिक असमानता वगैरह वगैरह उनके जीवन में हमेशा रहता था, ठीक है। और कुछ बाहरी लोग और बाहर की जो प्रकृति है, संसार है, उस संसार ने भी मिलकर लेखक की इस रचना को निर्धारित किया है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, वे संवेदनाशील मूड के व्यक्ति है जो एक साथ मिलकर एक साथ बाहरी जगत और अंतर्मन की यात्रा करते हैं। और जो लेखक है वो बहुत ही संवेदनशील मूड के व्यक्ति है और बाहर के जीवन के, बाहर के जगत के बारे में खुलकर यात्राओं के बारे में ये लिखते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
चित्रकारी के किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा है? तो चित्रकारी यानी जो ड्राइंग का किताब होता है उसमें लेखक ने कौन से रंग सिद्धांत पढ़ा था? तो चलिए देखते हैं। चित्रकारी के किताब में लेखक ने पढ़ा था कि शोक और भड़कीले रंग संवेदनाएं बड़ी तेजी से उभारते हैं। लेखक ने क्या पढ़ा कि जो शोक और भड़कीले रंग वो क्या करते हैं? संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं। ओके, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर ले जाते हैं। और फिर कहते हैं कि वो जो रंगे हैं वो उनको अपने चरम स्थान पर ले जाती है, चरम बिंदु पर ले जाती है वो रंगे, और फिर उतनी ही तेजी से उनको ढाल की ओर भी ले जाती है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है 10 नंबर। रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है? लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे जरूरी बताता है? ओके, तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो आंसर में बोल रहे हैं कि दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। ठीक, दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यानी रचना बनता है तो दस्तावेजों से बनता है। तो ये इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट अंतर है। फिर है लेखक मानता है कि दस्तावेज मेरे जीवन का भोग अनुभव जो रचना को वास्तविक मूल्य प्रदान करता है। और लेखक मानते हैं कि जो दस्तावेज है उनके जीवन का भोग अनुभव है और उसी दस्तावेजों के कारण उनका जो रचना होता है वो मूलतः वास्तविक रूप में प्रदान हो पाता है। ओके, बन पाता है रचना। ठीक, तो उनके डायरी से ही लिखा गया जो कच्चा माल होता है, दस्तावेज होता है, उसी से बनता है। चलिए आगे है कि वह मिट्टी है जिसके बिना न बीज की सत्ता है न बीज अपने चरितार्थ करता है। और जो दस्तावेज है रचना की तरह वैसा ही इम्पोर्टेंट है जैसे बीज के लिए मिट्टी चाहिए। अगर मिट्टी न रहे तो बीज का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बीज लेकर क्या कीजिएगा? बीज तो उगेगा ही नहीं, फसल होगा ही नहीं, क्योंकि मिट्टी ही नहीं है। तो पहले मिट्टी जो है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ओके, फिर आगे बोलते हैं लेखक कि रचना में छुपे हुए भविष्य दृष्टि का मूल स्रोत दस्तावेज में छुपा हुआ है, अतीत का अनुभव है। और लेखक फिर कहते हैं कि जो रचना है उस रचना का अगर कोई भी चीज़ है तो वो सब दस्तावेज से ही लिया गया है। ठीक है ना? जब तक कि आप कुछ दस्तावेज नहीं सोचिएगा, लिखिएगा नहीं, तब तक आप कोई रचना नहीं लिख सकते। ओके, तो रचना लिखने में सबसे इम्पोर्टेंट हाथ किसका है? दस्तावेज का है। अगर रचना बीज है, ओके, रचना बीज है तो दस्तावेज वो बीज की मिट्टी है। ओके, तो ये था 10 प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। और लाइक करना, शेयर करना ये दोनों फ्री है और साथ में ही सब्सक्राइब वाला बटन दबाना भी फ्री है और बेल आइकन भी उसके साथ मुफ्त में मिल ही जाता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, लाइक ठोकिए और शेयर कीजिए। आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।